पियाजे ने एकदम इग्नोर नहीं किया नर्चर को या एनवायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए? फटाफट से बताएंगे। अब देखिए क्या नाम है इनका, बरवन लाल अंजलि। अंजलि, पेपर है 4 दिन बाद, नौकरी का मौका मिला है 4 साल बाद, और आप अटके हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, टिप्पणी चाहिए आपको, है ना? क्या मिलेगा? हलवा मिलेगा, लड्डू मिलेंगे इस पे टिप्पणी लेने से कुछ है? रील्स देखने की बहुत फुर्सत मिल रही है अंजलि, है? ट्रेंड्स पुराने होके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तब जाके मुझे कहीं पता लगता है, जबकि मेरी भी कोई उम्र ऐसी नहीं हुई है कि मेरे को समझ में ना आए चीजें, या अगर चाहे इंसान तो लुत्फ ना उठा पाए। तो कोशिश करिए, चूज कीजिए जीवन में क्या जरूरी है, उसके अनुसार चलिए। दिल पुकारे आजा, वॉट एवर इट इज, मतलब जो रील आपका कल्चर है उस पर हम फोकस पेपर के बाद भी कर सकते हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना? और चला भी जाएगा तो कोई महत्वपूर्ण चीज मिस नहीं होगी जीवन में। तो फटाफट से बता दीजिए यहाँ कि पियाजे के अनुसार कौन सी एक चीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, इस पे आप टिप्पणी कीजिए। अंजलि बताइए। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। चलिए हाँ, पियाजे मना थोड़ी कर रहे हैं कि वातावरण का अवलोकन मत करो, ये थोड़ी कह रहे हैं पियाजे, चलिए ठीक है। रीइंफोर्समेंट की बात तो नहीं करेंगे ना पियाजे ना वाइगोस्की। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, हाँ बच्चा एक्टिव होगा इनके अनुसार, तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। कंडीशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अगेन ये व्यवहारवाद की बात है, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, वॉट एवर, बट पियाजे ऑब्जर्व करने को कहेंगे एनवायरमेंट को, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करने से बेहतर नहीं है कि बच्चा सक्रिय होगा एनवायरमेंट में, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, यानी जिस भी एनवायरमेंट में वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर बने, लिटिल साइंटिस्ट है क्योंकि बच्चा, तो वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे एनवायरमेंट में, ना कि सिर्फ ऑब्जर्व करे। तो इससे तो कहीं बेहतर हो गया ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं ना? ऑब्जर्व तो करे ही करे, जब वो एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा तो ऑब्जर्व अपने आप कर रहा होगा, एक्टिवली तभी एक्सप्लोर कर सकता है, तो इससे कहीं बेहतर ऑप्शन सी है। अगर सिर्फ इसकी बात होती तो हम इसके साथ नहीं जा सकते थे, यदि सी ऑप्शन यहाँ है। अगर नहीं होता सी ऑप्शन तब हम ए के साथ सोच सकते थे, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं थी बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी का कौन सा क्रिटिसिज्म है, आलोचना है? फटाफट से बताएंगे, इसमें समय अब आपको सिर्फ 30 सेकेंड मिलेगा जवाब देने के लिए, फटाफट से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ऑफ कोर्स आपको दोनों फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, तो स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थ्योरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये बात एकदम सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो फैक्ट है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो चरण है वो क्लियरली डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट है कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैर नहीं हिलाते हैं। बी ऑप्शन इज, इसलिए नहीं कि कुछ अपशगुन होता है, इसलिए कि इरिटेशन होती है देख के। खैर देखिएगा, एटिकेट्स में नहीं आता है, और यहाँ तो क्लास लगी है आपकी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी, अगर हम बात करें कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मॉरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स। बात तो सही है, ये क्या है? जेंडर बायस थियरी है। सी ऑप्शन है, स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थियरी ड्रॉ अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय पियाजे टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो सीक्वेंस पे इन्होंने कोई खास फोकस ऐसा सच किया नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। और पहली बात तो पियाजे से ये इंस्पायर्ड है थियरी, ये इसका क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, चोरी तो की नहीं है, बता रहे हैं साफ साफ, क्रेडिट दे रहे हैं भाई, तो क्रेडिट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। कोहलबर्ग डिड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी विद हिज पार्टिसिपेंट्स वेयर ही इंटरव्यूड देम एट 3 to 4 year इंटरवल। ये भी इसका क्रिटिसिज्म कतई नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये जेंडर बायस है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फीमेल्स की मॉरलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, सारे सैंपल्स मेल थे। वो बात अलग है कि इनकी जो असिस्टेंट थी या रिसर्च असिस्टेंट जिसको हम कहेंगे, या स्टूडेंट थी, वो गिलिगन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना है, यानी वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करने लगेगा। अभी पियाजे के बारे में कई चीजें हम नई भी जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है पेन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए PN पेन लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया? सिंबल हो गया। जैसे मैंने बताया, रेड लाइट को देख के रुकना अपने आप में सिंबॉलिक है किसी चीज के बारे में। A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एप्पल, तो A आपने लिखा और बच्चा खुद चिल्ला करके बोलेगा A फॉर एप्पल, यानी उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल मौजूद है।
लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, देखिए एमर्जेस लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग उभरने लगती है, ये नहीं कहा है आ गई है। अगर आ गई होगी लॉजिकल रीजनिंग तो आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एमर्ज हुई है, अभी उभर रही है और सिंबॉलिक थॉट आ चुका है, तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। पोस्ट ऑपरेशनल जैसी कोई स्टेज नहीं है, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें पियाजे की 2 सब स्टेजेस भी है मॉरल डेवलपमेंट की, जिससे आपको ज्यादा याद रहेगा सिंबॉलिक स्टेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेस ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो पिक्चर्स दिखाई थी कई सारी वाइगोस्की की, उसी से रिलेटेड है। अमन एक बच्चा है जो पीसेस ऑफ पजल, एक पहेली के पीसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेसेस। यानी वो शेर बना रहा है, मान लीजिए पहेली है, पजल है, बट वो सही जगह पे सही पार्ट नहीं लगा पा रहा, पैर की जगह आंखें लगा दे रहा है, आंखों की जगह सर, तो इसमें गड़बड़ हो रही है। His mother provides hints, तो उसकी जो माताजी हैं जिनको पता है कि वो क्या बना रही हैं, उससे ज्यादा संज्ञानात्मक स्तर उनका होगा, इस समय मान रहे हैं हम, और उसको क्यूज और हिंट्स देती हैं कि कौन सी चीज कैसे बनती है, उसका सर कहाँ आता है, पैर कहाँ आता है, उसको हिंट दे रही हैं, क्लूज दे रही हैं, क्वेश्चंस पूछ पूछ करके बता करके। ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ये कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही बच्चों को, अग्रेसिव नहीं बना रही, हेल्प नहीं करेगा लर्निंग में, ऐसा भी नहीं है। वो बच्चे को दिमाग पे वो जोर डालेगा कि मम्मी कौन सी हिंट दे रही हैं, क्या बता रही हैं, सॉल्व खुद ही करेगा। तो एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी ये चीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है। Vygotsky's theory assisted discovery, in Vygotsky's theory assisted discovery is aided by, assisted का मतलब ये है कोई किसी के साथ सीख रहा होगा, और वो कोई किसी के साथ कैसे सीखेगा, जिसको ज्यादा आता होगा वो कम, ज्यादा जो उससे कम जानने वाला व्यक्ति होगा। जैसे इंटर्नशिप करते हैं लोग, तो आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं, जब आपकी एसईपी होती है, याद कीजिएगा थोड़ा सा अपने एसईपी को, जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड रेगुलर किया है तो उनको ये बात पता है, जब आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वहां पे भी आपका एक सुपरवाइजर होता है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है, टीचर्स हैं ऑलरेडी जिनके असिस्टेंस में आप पढ़ाते हैं, जानते हैं, चीजों को डिस्कवर करते हैं। तो ये जो थियोरी है ये किस चीज में एड करेगी, ये असिस्टेड डिस्कवरी जो है, जब आप किसी की सहायता सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं अपनी सहायता से। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व क्यों होगा, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पीयर कोलैबोरेशन में, हाँ ठीक बात है। स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट का कोई संबंध पियाजे वाइगोत्स्की से नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आज के बाद आपको। पीयर कोलैबोरेशन यानी सहपाठी सहयोग, यानी जो लोग एक एज के हैं या एज में थोड़ा बहुत ऊपर भी हैं लेकिन एक साथ रहते हैं उस समय पे, तो वो आपके पीयर्स हो गए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो पीयर कोलैबोरेशन को कि एक दूसरे की मदद करें लोग, इसमें एज का मैटर वाइगोत्स्की के केस में यहाँ नहीं है। पीयर आपका कोई बड़ा दोस्त भी हो सकता है एज में, रफली ऑफ द सेम एज होते हैं वैसे, लेकिन पीयर्स जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्लासमेट्स हैं बच्चे के, फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कहूँ चाचा मौसी फूफा फूफी के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल ड्यूटी की तरह रूल्स को मानना है, रूल्स में बदलाव संभव नहीं है, नियमों को एक समान सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए, चाहे किसी की जान पे बनी हो, कुछ भी हो, रेड लाइट है तो रेड लाइट है, सबके लिए है, बात खत्म, पैसा हजम। ये बात कौन कहेगा, हंस लो पहले तुम। ये बात कौन, किस लेवल की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, 4th स्टेज की। रूल्स आर रूल्स, चाहे कुछ हो गया हो लेकिन रूल्स आर रूल्स, रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पर्सनल ड्यूटी है, एक व्यक्ति रूल तोड़ेगा तो सब तोड़ देंगे। ये है स्तर आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें आप लोग गलती कर रहे हैं खूब, मैं देख लेती हूँ कि आप क्या कंफ्यूज कर रहे हैं किसके साथ, पोल से पता लग जाएगा। 24% को बी लग रहा है और 11% को ए। चलो अच्छा है, सी तो नहीं लग रहा किसी को। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन वही टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा, इसका दूसरा नाम है ये, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। देखिए गुड बॉय गुड गर्ल की तो यहाँ बात ही नहीं है कि पर्सनल ड्यूटी है किसी के सामने अच्छा नहीं बनना, ये नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, गुड बॉय गुड गर्ल में ऐसी बात नहीं होती कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिन लोगों को ये लग रहा है, देखो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में कोई पर्सनल ड्यूटी जैसा कुछ नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चोरी करें, आप कुछ भी हो दुनिया के, बस दंड मिलेगा, इसलिए बच्चा चोरी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए या कुछ भी इस तरह का, उसको नंबर इसलिए लाने क्योंकि दंड मिलेगा, अगर वो फेल हो गया तो पास होने में उसका इंटरेस्ट है या नहीं कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोटली बाहर से एनफोर्स्ड होती है जो आपकी मॉरलिटी होती है, फर्स्ट स्टेज है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, वो आज्ञा का पालन इसलिए करेगा, रूल्स का पालन इसलिए करेगा क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लग जाएगा। अगर यहाँ पर्सनल ड्यूटी की जगह लिखा होता कि रेड लाइट या रूल्स का पालन करो क्योंकि फाइन लग जाएगा, जेल में चले जाओगे, ये हो जाएगा,
तो वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर्सनल ड्यूटी की बात हुई है, रूल्स चेंज नहीं हो सकते इसकी बात हुई है। तो रूल्स रिजिड होते हैं फोर्थ लेवल पे, जिसको लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं या सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेज कहते हैं। मेंटेनिंग स्टेज के रूल्स को मेंटेन करके रखा जाए, किसी के लिए चेंज नहीं होंगे और फिक्स्ड है, रिजिड है। डी ऑप्शन फोर्थ स्टेज है।